हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि सब आप सबको पता है, नए सेशन से सेमेस्टर सिस्टम लागू हो रहा है, तो उसी और कोरोना महामारी चल रही है, तो ई लेक्चर और ई क्लासेस पर फोकस किया जा रहा है ताकि आप सब बच्चों तक हमारे वीडियो पहुंच सके और आप स्टडी कर सकें। उसी सीरीज़ में आज हम फ्यूल यूनिट 4 है फ्यूल, जिसके हम डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और उसके कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होती है। राइट, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फ्यूल की। फ्यूल क्या होता है? ईंधन। आप सब लोग जानते हैं ईंधन के बारे में, जनरली आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा है, जो गाँव से बिलोंग करते हैं या जो भी गैस पे रोटी बनाते हैं, गैस वगैरह पे, तो वो सब फ्यूल की कैटेगरी में आता है। गैस के अंदर भरी हुई गैस, सीएनजी जो, या सीएनजी या एलपीजी जो होती है हमारी गैस के अंदर, वो फ्यूल है। इसके अलावा गाँव में लकड़ी, कोयला इत्यादि का यूज़ किया जाता है, वो सब फ्यूल की कैटेगरी में आते हैं। तो फ्यूल वो पदार्थ होते हैं जिनको दहन करने पर, दहन का मतलब सिंपल अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो दहन का मतलब जलाना, जलाने पर उष्मा की प्राप्ति होती है, हीट प्राप्त होती है। अब आप लोगों ने देखा होगा लकड़ी या कोयला को जलाते हैं तो हीट, उष्मा प्राप्त होती है। वही पदार्थ क्या कहलाते हैं? फ्यूल कहलाते हैं, जो उष्मा प्रदान करते हैं, यानी कि जलाने पर उष्मा प्रदान करते हैं। जलाना एक सही वर्ड नहीं है, लेकिन हम जनरल वर्ड में, जनरल यूज़ में जलाना वर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर एज ए केमिस्ट देखा जाए तो जलाना नहीं, उसे दहन बोलते हैं, कंबंशन बोलते हैं। तो दहन करने पर अगर उष्मा की प्राप्ति होती है तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? फ्यूल कहलाते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, लकड़ी है, कोयला है, आदि सबको जलाने यानी कि दहन करने पर हमें उष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो ईंधन फ्यूल के अंदर है, फ्यूल को जब दहन किया जाता है, कंबंशन किया जाता है जब फ्यूल का, तो कंबंशन के दौरान जो फ्यूल का दहन किया जाएगा, कंबंशन किया जाएगा, तो ये हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ये आप हमेशा याद रखें, ऑक्सीजन की उपस्थिति कंपलसरी है, ये होना ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर उसका दहन नहीं होगा, यानी हमें ऊष्मा प्राप्त नहीं होगी। तो ऊष्मा की जो प्राप्ति होगी वो O2 की उपस्थिति में होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में फ्यूल कंबंशन होगा, दहन करेगा, और उस दौरान हीट जनरेट होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी है। क्लियर? तो ईंधन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल दहन करके जो ऊष्मा प्रदान करता है वही उसकी कैलोरी मान कहलाती है, कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। कैलोरीफिक वैल्यू ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैलोरीफिक वैल्यू, अगर किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू, कोई फ्यूल अच्छा है तो अच्छा फ्यूल वही होगा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू का मान ज़्यादा होगा, यानी कि ऊष्मा का मान ज़्यादा प्राप्त होगा। तो डेफिनेशन क्या है? यदि ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया जाए तो दहन के फलस्वरूप प्राप्त ऊष्मा, चाहे वो कैलोरी में हो चाहे वो किलो कैलोरी में हो, क्या कहलाती है? कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, ईंधन मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन तथा सल्फर से बनकर के बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर मेन कंपोनेंट होते हैं किसी फ्यूल के, इन तीनों से मिलकर के बनता है। सल्फर हो सकता है किसी में हो भी, किसी फ्यूल में किसी में नहीं हो, लेकिन कार्बन एंड हाइड्रोजन ये जरूर होंगे किसी फ्यूल के अंदर। क्लियर? और जब फ्यूल का कंबंशन किया जाता है, दहन किया जाता है, तो इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प, जलवाष्प का निर्माण होता है। तो देखिए कंबंशन कैसे करना है आपको फ्यूल का, मैं एक रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई फ्यूल है आपके पास, CH4, मैथेन, एक गैस है, ये भी फ्यूल है। किसकी उपस्थिति में कंबंशन होगा? O2 की उपस्थिति में। तो देखिए जितना कार्बन होता है आपको उतनी CO2 बनानी है, और जितना हाइड्रोजन होता है उसका आधा आपको वाटर बनाना है। क्लियर? जितने कार्बन होते हैं उतने तो आपको CO2 बनानी है, और जितनी हाइड्रोजन होती है, 4 है तो 2 H2O बनाने हैं। ये एक रिएक्शन होती है कंबंशन की। ठीक है, बाकी आप ऑक्सीजन फिर बैलेंस कर ले। देखिए कार्बन कितना है? 1, इधर भी 1, हाइड्रोजन 4, इधर भी 4, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 4। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है केवल आपको। इधर ऑक्सीजन है 2 और 2 4, तो आपको कितना कर देना है? 2 से गुना कर देना है, यानी कि 4 हो जाएगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल दूसरा कोई फ्यूल लेते हैं, जैसे C2H6, एथेन है, ये भी एक गैस है। कंबंशन करेंगे इसका O2 की उपस्थिति में। क्लियर? तो कि जितने कार्बन, यानी 2 कार्बन है तो आपको 2 CO2 बना दिया नहीं है। क्लियर? और 6 हाइड्रोजन है तो 3
उसका आधा आपको H2O बना देना है। बाकी आपको फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है केवल। तो कार्बन देखिए 2 है, 2 हो गए इधर, हाइड्रोजन 6, इधर भी 6, ऑक्सीजन हो गई 2, 4, 4 और 3 7 हो गई, इधर 2 है। तो या तो आप 3.5 से मल्टीप्लाई करो, इससे बेहतर है आप कैसे 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही 3.5 हो गया। 3.5 इंटू 2 करेंगे तो अपन कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 2 यानी 7। क्लियर। तो इस तरह से आपको कंबंशन करके कोई आपसे एग्जाम में या कंपटीशन का भी दो तो उसके अंदर पूछी जा सकती है कंबंशन की रिएक्शन क्या है। तो इस तरह से सही रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई और लेते हैं C4H8, ठीक है। इसका अगर हमने दहन किया, कंबंशन किया, ब्यूटीन है ये, तो जितने कार्बन यानी कि 4 CO2 और हाइड्रोजन का आधा यानी कि 4H2। आपको केवल बाकी नहीं आता कि केवल ऑक्सीजन को बैलेंस करना, बाकी बैलेंस है। 4 तो CO2 कार्बन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गई, 4 दूनी के 8 और 4 12, तो 12 है तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी के 12। इस तरह से आपको कंबंशन करना है। क्लियर। तो कंबंशन के फलस्वरूप इस दौरान हीट जनरेट होगी और वही हीट क्या कहलाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्यूल के क्लासिफिकेशन, फ्यूल का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल देखिए दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी फ्यूल और एक सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल क्या होते हैं, वो ईंधन जो हमें डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होते हैं, जो हमें डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, प्राइमरी फ्यूल। जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम पदार्थ है, और इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। इन जीवाश्म ईंधन जो हमारे धरती से प्राप्त होते हैं, जो कभी जैसे कहीं पेड़ पौधे दब जाने भूकंप की वजह से तो वो कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं या गैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह ज़मीन से हमें पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होते हैं, फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। यानी प्राइमरी फ्यूल फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं, जिसमें जो डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होते हैं। जैसे सॉलिड के रूप में लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, लिक्विड के रूप में क्रूड ऑयल हुआ, जिससे फर्दर हमें पेट्रोल प्राप्त होगा, डीजल प्राप्त होगा। ठीक है। गैसेस में जैसे नेचुरल गैस हुई, प्राकृतिक गैस जैसे जो सीधे ज़मीन से निकलती है जब क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल वगैरह को सेपरेट किया, तो वहाँ पर गैसेज भी प्राप्त होती है हमें। तो ये सारी गैसें हमें कहाँ से मिलती है, प्रकृति से मिलती है। तो ये सारे किस टाइप के हैं, प्राइमरी फ्यूल कहलाते हैं। यानी प्राइमरी फ्यूल वो होते हैं जो सीधे डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेज एटसेट्रा। ठीक है। और सेकेंडरी फ्यूल वो होते हैं जो इस प्राइमरी फ्यूल से बनाए जाते हैं। सेकेंडरी फ्यूल जो है वो क्या होंगे, प्राइमरी फ्यूल से बनाए जाएंगे। ये है सेकेंडरी फ्यूल, द्वितीयक ईंधन जो कि प्राइमरी ईंधन से बनाए जाएंगे। क्लियर। सेकेंडरी फ्यूल है जो कि प्राथमिक ईंधन से प्राप्त होते हैं, सेकेंडरी फ्यूल कहलाते हैं। जैसे चारकोल हुआ सॉलिड के रूप में, लिक्विड में केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब हमारे क्रूड ऑयल से, ये किससे बनते हैं, क्रूड ऑयल से बनते हैं ये सब। क्लियर। ये क्रूड ऑयल से प्राप्त होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये क्रूड ऑयल हमारा प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। जैसे कोयल गैस, नेचुरल गैस, बायोगैस, ये सब हमारे जो हम डिस्टिलेशन करते हैं क्रूड ऑयल का, तो उसके रूप में प्राप्त होते हैं। ये डायरेक्ट हमारे नेचर से भी मिलते हैं हमें, जैसे लकड़ियाँ वगैरह, जैसे पेड़ पौधे दब जाते हैं तो फर्दर धीरे धीरे गैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सेकेंडरी सोर्स है सारे। ठीक है। तो ये सारे सेकेंडरी सोर्स है। कोयल गैस, नेचुरल गैस इस प्राइमरी सोर्स। नेचुरल गैस का जब डिस्टिलेशन किया जाता है, नेचुरल गैस को सेपरेट आउट किया जाता है, तो उस दौरान हमें ये गैसेस भी प्राप्त हो जाती है। तो ये सेकेंडरी सोर्स हो गया। ठीक है। तो दो तरह के हो गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या कहलाते हैं, जो हमारे किससे प्राप्त होते हैं, सीधे नेचर से प्राप्त होते हैं। और सेकेंडरी जो हमें प्राइमरी से बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी फ्यूल्स कहलाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात करते हैं हम कैलोरी मान की। कैलोरी मान क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि अगर कोई फ्यूल है उसको कंबंशन किया जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उस दौरान जो उष्मा प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, यदि 1 किलोग्राम फ्यूल लिया जाए, राइट, यदि 1 किलोग्राम फ्यूल या 1 ग्राम फ्यूल लिया जाए, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर जो उष्मा प्राप्त होगी वो कैलोरी मान कहलाएगी। इकाई मात्रा ली जाए, कहने का मतलब है इकाई मात्रा, यूनिट क्वांटिटी ली जाए। तो जैसे 1 किलोग्राम ले लिया, अगर किलोग्राम में लेंगे तो हमें जो उष्मा प्राप्त होगी वो किलो कैलोरी में प्राप्त होगी, और अगर हम ग्राम में लेंगे तो हमें जो उष्मा प्राप्त होगी वो कैलोरी में। ये याद रखें। अगर हम 1 किलोग्राम ले रहे हैं तो हमें उष्मा किस में प्राप्त हो रही है, किलो कैलोरी में। ठीक है, किलो कैलोरी में।
और अगर कैलोरी में प्राप्त सॉरी ग्राम में ले रहे हैं हम, 1 ग्राम ईंधन को फ्यूल करेंगे यानी कंबंशन करेंगे, दहन करेंगे, तो उस दौरान जो उसमें प्राप्त होगी वो कैलोरी में होगी। तो दोनों ही यूनिट है इसकी। अगर कैलोरी में निकाल रहे हैं तो कैलोरी प्रति ग्राम, किलो कैलोरी में निकाल रहे हैं तो किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम में दर्शाते हैं। क्लियर? दो प्रकार की होती है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, उच्चतर कैलोरी मान और निम्नतर कैलोरी मान। इसको HCV कहते हैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। डेफिनेशन देखिए क्या है, यदि किसी फ्यूल को कंबंशन किया जाए वायु की उपस्थिति में, तो देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर किसी फ्यूल को जल अपन कंबंशन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेथेन को, तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। क्लियर? CO2 गैस है, यहाँ से उड़ जाएगी, वाटर है, जब इसको हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प के अंदर, जल वाष्प जिसे बोलते हैं। ठीक है? तो देखिए यदि किसी फ्यूल को दहन किया जाए तो इस दौरान जो जल वाष्प बनेगी, यानी कि वाष्प बनेगी इसकी, इस वाष्प को यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए, अबे जल वाष्प है, जल वाष्प कब बनेगी, जब ये हीट ले लेगी, इस दौरान हीट ले लेगी ये। क्लियर? उष्मा लेकर के तो बनेगा जब हम गर्म करेंगे। अब इसी हीट को वापस ठंडा करें कहाँ तक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये उष्मा जो है ये मुक्त होगी यहाँ पर, वही यही मुक्त उष्मा क्या कहलाती है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। डेफिनेशन समझना अच्छे से, यदि किसी फ्यूल का कंबंशन किया जाए और इस दौरान जो जल बनेगा वो वाष्प में कन्वर्ट होगा, उस वाष्प को यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक वापस ठंडा कर दिया जाए, तो इस दौरान जो उष्मा वाष्प ने ली है वो वापस रिलीज होगी और वही उष्मा क्या कहलाएगी, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर? मैं लोअर के डेफिनेशन बता रहा हूँ। सेम चीज़ है, जलवाष्प बनेगी लेकिन इसको 0 की जगह कितना तक किया जाए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इस दौरान उष्मा तो रिलीज होगी इस दौरान भी, लेकिन वो कुछ कम होगी, वही क्या कहलाएगी, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर? तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या कहलाएगी, यदि किसी ईंधन को वायु की उपस्थिति में हीट किया जाए और इस दौरान जब जो जल बनेगा वो वाष्प में कन्वर्ट होगा, वाष्प में कन्वर्ट होगा, तो उस वाष्प को यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए, तो इस दौरान जो उष्मा रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, उच्चतर कैलोरी मान, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है? और लोअर, यदि उसको क्या किया जाए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाए, उसी जल वाष्प को 15, तो कुछ उष्मा रिलीज होगी लेकिन कम होगी, हायर से कम होगी, वही क्या कहलाएगी, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, LCV। इसको LCV से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो LCV का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCV माइनस 9 इंटू H2 का भार इंटू 587 कैलोरी प्रति ग्राम। ये LCV का फॉर्मूला है कि LCV बराबर होता है HCV माइनस 9 इंटू H2 का भार इंटू 587। LCV और HCV में जो डिफरेंस है वो लेटेंट हीट का डिफरेंस होता है, गुप्त उष्मा का जो डिफरेंस है वो गुप्त उष्मा, और ये गुप्त उष्मा के बराबर होता है। ठीक है? एक ग्राम अगर हाइड्रोजन का दहन किया जाए तो उसके दौरान जो उष्मा होती है वो होती है 587 कैलोरी प्रति ग्राम। तो अगर H2 का भार दे रखा हो तो ये टोटली जो होती है ये लेटेंट हीट के बराबर होता है। तो जो डिफरेंस है LCV और HCV में वो लेटेंट हीट के बराबर होता है, वही डिफरेंस है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो एनर्जी बच रही है वही क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। क्लियर? तो दो तरह की डेफिनेशन है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। हायर कैलोरीफिक वैल्यू वो कहलाती है जो अगर जलवाष्प जो बनती है उसको 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाए तो उस दौरान जो उष्मा रिलीज होगी वो हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी, जिस 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाए, यानी उस जलवाष्प को ठंडा किया जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वो हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी। और अगर उसी वाष्प को 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाए तो इस दौरान जो उष्मा रिलीज होगी वो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी। और दोनों का जो अंतर है वो लेटेंट हीट के बराबर होता है। फॉर्मूला होता है LCV का HCV माइनस 9 इंटू H2 का भार इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम। अगर आप इसको किलो कैलोरी में लिखोगे, जो भी मैंने फॉर्मूला बताया, तो किलो कैलोरी पर किलोग्राम लिखना है आपको, और अगर कैलोरी में लिखोगे तो आप कैलोरी पर ग्राम लिखना, बस केवल ये ध्यान रखना। किलो कैलोरी, देखिए एक ही बात है, किलो से किलो कैंसिल आउट हो जाएगा तो कैलोरी पर ग्राम एक ही चीज़ है।
लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। आप किलो कैलोरी में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो किलो कैलोरी में ठीक है, अगर आप कैलोरी में कर रहे हो तो कैलोरी में, तो कैलोरी पर ग्राम रखना है, नहीं तो किलो कैलोरी पर ग्राम रखना है। क्लियर? तो इस तरह से ये है। तो सबसे पहले हमने ईंधन की डेफिनेशन पढ़ी। ये जरूर ध्यान रखें आप, कार्बन हाइड्रोजन सल्फर से मिलकर के बनता है। जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो कैलोरीमान कहलाती है, और किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। दो तरह के होते हैं, प्राइमरी जो कि डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होते हैं, वो प्राइमरी जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, जैसे सॉलिड के रूप में कोयल, लकड़ी हुआ, लिक्विड के रूप में क्रूड ऑयल हुआ, और गैस के रूप में नेचुरल गैस हुआ। सेकेंडरी जो प्राइमरी से प्राप्त होते हैं, जैसे गैसोलीन, कॉक गैस, जैसे चारकोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, कोयल गैस, नेचुरल बायोगैस। ठीक है। कैलोरीमान दो तरह का, यदि 1 किलोग्राम ईंधन को जलाया दहन किया जाए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इस दौरान जो ऊष्मा प्राप्त होगी वो कैलोरीमान कहलाएगी। दो इसके वो है जो यूनिट है कैलोरी, या तो कैलोरी में लिखोगे तो कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी में लिखोगे तो किलो कैलोरी पर किलोग्राम। दो तरह का होता है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। हायर यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो वाष्प बनेगी उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखें तो इस दौरान जो ऊष्मा रिलीज होगी वो उच्चतर कैलोरीमान कहलाएगी, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखें तो इस दौरान जो ऊष्मा प्राप्त होगी वो निम्नतर कैलोरीमान कहलाएगी। दोनों में डिफरेंस किसका है? लेटेंट हीट का है, गुप्त ऊष्मा का, पानी की गुप्त ऊष्मा का डिफरेंस रहता है दोनों में। और फॉर्मूला आता है LCV बराबर HCV माइनस 9 इंटू H2 इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर किलोग्राम। अब इसके बाद हम HCV और LCV की कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि कैसे करेंगे। LCV का फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, HCV का फॉर्मूला ड्यूलॉग और पेटिट के अनुसार होगा, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि कैसे निकालते हैं ड्यूलॉग और पेटिट के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़िए, उसके बाद अपन नेक्स्ट में ड्यूलॉग और पेटिट का पढ़ेंगे। थैंक यू।